चलिए बैठो प्रोफेसर, चलिए बैठो। कम बेटा, स्टार्ट। आई नो बैंकिंग का हमारा एक टॉपिक रहता है, बट दैट विल टेक इट लेटर, कोई इशू नहीं है इसके अंदर। मुझे वो कल लेना था बट किसी रीजन से हम ले नहीं पाए। डोंट वरी अबाउट दैट, वो टॉपिक इंटरलिंक नहीं है, तो दैट टॉपिक वी कैन टेक इट लेटर ऑल्सो। प्रीति आओ, जल्दी आओ। मैं क्विकली एक बार सम अप कर रहा हूँ सबके लिए, और प्लीज इट्स नॉट कि कोई भाषणबाजी है या, बट एज अ सीनियर आई एम एडवाइजिंग यू, इट्स अ राइट टाइम। इट्स ऑलमोस्ट नाउ वी आर एट दिस लास्ट मंथ ऑफ फेब्रुअरी के। अब इसके बाद सिर्फ हमारे पास 2 मंथ्स रह जाते हैं। अगर आप इफेक्टिवली देखेंगे 2 महीने से ज़्यादा नहीं आएगा, ठीक है, बिकॉज 1 वीक जो होली वाला है वो लॉजिकली इट विल बी डिस्टर्बिंग वीक इन अ वे। सो बैच 1 एंड बैच 2, इफ आई गो बाय डेट वाइज, लॉजिकली फर्स्ट वी स्टार्टेड दिस बैच। पहले हम लोगों ने ये स्टार्ट किया था, एसएस वाला बैच था अपना। देन वी स्टार्टेड द बैच फ्रॉम दिस बैच 2, ठीक है, अगेन एसएस का बैच है। बैच 1 में इफ यू रिमेंबर वी स्टार्टेड फर्स्ट विद वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। अरे बेटा, इसमें सिर्फ हमारा एक क्लास भी रहता है जो गुडविल वाला क्लास मुझे लेना है, मुझे याद है, डोंट वरी, विल टेक एट द लास्ट, अभी लूंगा वीडियो में। सेकेंड एंड वी डिड अ टॉपिक ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। थर्ड वी हैव डन बैंकिंग। सो इफ आई गो 1 क्लास, इसमें भी हमारा और लगेगा, इसमें मेरा 1 क्लास और लगेगा 2, और 1 क्लास आई एम कीपिंग फॉर इक्विटी शेयर ऑल्सो। इट मीन्स 3 क्लासेस एनी टाइम, हमें बीच में ब्रेक मिलेगा। अप्रैल में स्टार्टिंग में कुछ छुट्टियां आ रही है कॉलेज की, ठीक है, तो देयर वी कैन टेक इट। तो आई एम जस्ट रिजर्विंग दोज डेज फॉर दैम। इट मीन्स हमारे 3 चैप्टर्स में कंप्लीट हो चुके हैं। अगर हम 3 चैप्टर से जाएं, दिस इज बेटा क्वेश्चन नंबर 2 जो एग्जाम में 100% आता है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। इसमें आई हैव कवर्ड विद अ टॉपिक नोन एज इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो 100% क्वेश्चन नंबर 3 आता है। चॉइस में इसके एमलगेमेशन आता है। आज हम लोगों ने आफ्टरनून में इसमें टॉपिक स्टार्ट किया है फंड अकाउंट्स। जिसका मिस हुआ है वो आज की क्लास अगर करना चाहे तो बैकअप ले सकता है उसका, कल मॉर्निंग में ये अपलोड हो जाएगा। लेकिन अब सिर्फ एक ध्यान रखिएगा, बिकॉज नाउ स्टूडेंट्स आर रियली रियलाइजिंग, तो दे आर रशिंग विद द बैकअप्स, राइट। और ये आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आफ्टर 20th to 25th March the rush will increase, right? So many people will come for the backup. We are putting one more laptop here. अगर ज़्यादा बच्चे होंगे बैकअप के लिए, we'll run it here, no issue about it, ठीक है। सो आप कभी भी अगर बैकअप के लिए आना चाहते हैं, जस्ट गिव अ कॉल टू मैम, या एक दिन पहले बुकिंग करवा दो। एक रजिस्टर है मेंटेन हो गया है कि सर मैडम मुझे इस टाइम पे आना है, ठीक है। जस्ट ब्रिंग योर हेडफोन, इट विल बी अवेलेबल हियर। टुडे वी आर स्टार्टिंग विद द टॉपिक ऑफ कैश फ्लो, ठीक है। कैश फ्लो कम्स क्वेश्चन नंबर 5th। इस बार पंगे स्पेशली मैं आपके लिए बोल रहा हूँ बिकॉज आपने नहीं देखा है। इस बार बेस्ट पार्ट दैट वी आर डूइंग इट, दैट वी कैन डू टू सर्व द स्टूडेंट। आई नो कई बार स्टूडेंट किसी भी रीजन से स्टक हो जाता है, ठीक है, घर में प्रॉब्लम है, कहीं जाना है, एटसेट्रा। तो व्हाट वी आर ट्राइंग दिस टाइम, वी आर रिकॉर्डिंग ईच एंड एवरी क्लास, लाइव क्लास रिकॉर्ड कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। जैसे ये अभी तक 13 फरवरी तक के सारे लेक्चर्स इसमें ऑलरेडी अपलोडेड है। मान लीजिए अगर आपने ये इंटरनल का लेक्चर देखना है, सारे लेक्चर्स हैं, लेट्स सपोज मुझे ये प्ले करना है, ठीक है। आपने क्लिक करा, जो क्लास आपकी मिस है, आप साथ साथ आपको नोट्स की जरूरत नहीं करनी। अब आईपीसी इसका कोई एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एवरीथिंग इज राइट, यहाँ सिर्फ तो आपने एक भी क्लास इसमें मिस नहीं होगी तो आपको कुछ भी नहीं है। दिशा जैसे आपने एक क्लास मिस करी है प्रैक्टिकल की, आप चाहें तो उसको कवर अप कर सकते हैं पहले, ठीक है। तो ये मेरी एडवाइस है कि उसको मत करिए, और सिर्फ ये नेक्स्ट 5 मैक्सिमम 6 क्लासें हैं जो थोड़ा सा बर्डन है। आई एग्री, कैश फ्लो एंड फाइनल अकाउंट्स आर लिटिल बिट लेंथी टॉपिक, स्पेशली कैश फ्लो। जब आप इसके क्वेश्चंस देखोगे जो 10 years में आए हुए हैं, वो लेवल बहुत हाई है, ठीक है। सो काइंडली क्लास 12th का कॉन्सेप्ट निकाल देना कि इट इज वेरी इजी लाइक क्लास 12th, नो, यू हैव टू गो लिटिल बिट कंसेप्चुअल दिस टाइम। क्लास 12th में कई बार अगर टीचर्स ने कंसेप्चुअली कराया बहुत अच्छी बात है, आजकल टीचर्स करा रहे हैं, अच्छी बात है। अगर नहीं किया है तो आप वो इस पर क्रैमिंग नहीं कर पाओगे, ये यहाँ प्लस होगा ये माइनस होगा, वो नहीं कर पाओगे, ठीक है।
तो मे बी स्टार्टिंग की 2 क्लासेस आपको थोड़ा सा ट्रबल लगेगा। मे बी आप कैश फ्लो पढ़ के आए हैं, जिस टीचर से आपने करा शायद मेरी अप्रोच अलग हो सकती है, ठीक है, बट काइंडली वेट, हैव पेशेंस फॉर 2 क्लासेस, आई कैन गारंटी आपको समझ में आएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, देयर लॉट ऑफ ट्रिक्स इन कैश फ्लो विच यू कैन गेट इट, वो आपको एंट्री के बेसिस पे ही ट्रिक समझ में आएगी, ठीक है। तो इजीली यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई, मुझे कोई क्रैमिंग नहीं करवानी है, सिर्फ ट्रिक के बेसिस पे आप बता सकते हैं आइटम कहाँ प्लेस होगा, क्योंकि कैश फ्लो में टिपिकल अकाउंटिंग नहीं होती, कैश फ्लो जस्ट हाउ टू पुट द फिगर, नथिंग एल्स, ठीक है। बुक्स आप सबको पता है, आप जीआर मंगा लीजिए, मैंने अपनी बुक दी हुई है इस बार, ठीक है, तो आप मेरी बुक से करिए, प्लस आपको 10 ईयर्स करने हैं, 10 ईयर्स रिवाइज कर लीजिए, दैट इज मोर देन सफिशिएंट, फेयर इनफ, ठीक है। एक वी वर डिस्कसिंग, इफ यू ऑल एग्री, जैसे 1:30 वाला टाइम हमने 1 o'clock कर दिया है, हाफ एन आवर पहले कर दिया, क्योंकि ये सिर्फ इन चैप्टर्स के लिए, बिकॉज इन चैप्टर्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में आई नीड मोर टाइम, ठीक है। सो अगर आप एग्री करेंगे कैश फ्लो वाली क्लास, ये वाला सिर्फ कैश फ्लो के चैप्टर तक, सिर्फ कैश फ्लो चैप्टर तक, कैन वी टेक इट टिल 6:15 6:30 क्लास, सिर्फ कैश फ्लो तक, ठीक है, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन लेंदी है तो टाइम लगेगा मुझे। इसके बाद अगर हम देखें, हमारे सिर्फ प्राइमरीली 2 चैप्टर आ जाते हैं, एक एमलगेमेशन और एक डिवेंचर। होल्डिंग अलग से है, ऑनर्स वालों के लिए, वो हम लोग कब लेंगे, वो हम लोग लेंगे अप्रैल में। होल्डिंग को छोड़ दीजिए, डोंट वरी अबाउट होल्डिंग, होल्डिंग विल बी अ सेपरेट चैप्टर। तो इन अ वे वी हैव अ एम्पल टाइम, आज सिर्फ फरवरी में है, अगर मैं 10th मार्च तक की बात भी करता हूँ, लेट्स से 15th मार्च तक के बाद इतना भी कवर हो जाता है, तो रिमेनिंग 15 डेज में वी कैन कवर योर एमलगेमेशन एंड डिवेंचर्स। सो जिसको पहले करना है, माई एडवाइस इज प्लीज स्टार्ट रिवाइजिंग इट। जब साइकिल में ये दोबारा होगा, टॉपिक्स रिपीट होंगे, तो दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, उसका आपको बेनिफिट होगा, एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। लिखिए कैश फ्लो स्टेटमेंट, बेटा बताओ जी, पहले क्या बताया आते, आज बेटा टॉपिक में पढ़ के नहीं आया था, सॉरी बेटा मैं बोला, तो मैंने कहा है कि वो ना मैं अगली बार बेटा बिल्कुल पढ़ के आऊँगा, मैं 100% कराऊंगा बच्चे। मैंने कहा हमें कल लेना था, किसी रीज़न से मैं नहीं ले पाया, मुझे लगा आपकी छुट्टी में मैं क्यों बर्बाद करूँ, तो बीच में कभी भी ऑफ आएगा मैं उसमें ले लूँगा। 3 क्लासेस मैंने रिजर्व रखी हुई, एक हमें गुडविल के लिए चाहिए, एक इक्विटी शेयर्स के लिए रखी है मैंने, ठीक है, और एक बेटा बैंकिंग का चैप्टर रह गया है टॉपिक। मई में स्टार्टिंग में 2 या 3 छुट्टियाँ लगातार आई, गुड फ्राइडे वगैरह की, तो देयर आई एम प्लानिंग कि आई विल फिल अप दैट गैप, तो डोंट वरी अबाउट इट, मुझे याद है, ठीक है। चलिए चलो जी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, 100% प्रैक्टिकल, ठीक है जी। एग्जाम में चाहे प्रोग्राम है, ऑनर से पक्का आएगा टॉपिक, ठीक है। थोड़ा सा लेवल हाई है, वट एवर वी आर डूइंग AS3, AS मीन्स अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 रिवाइज वी आर डूइंग इट। द बेस्ट पार्ट इज शेड्यूल 6 का या शेड्यूल 3 का या कंपनीज एक्ट का इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं है, बिकॉज ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का लॉजिक है, ठीक है। अब काइंडली एटलीस्ट आज की क्लास में, अनलेस आई आस्क यू टू राइट, प्लीज डोंट राइट, ठीक है। लॉजिक समझना है इसका, अगर मुझे क्रैमिंग करानी है कि गिव यू, हाँ ये फॉर्मेट होता है, ये प्लस होगा, ये माइनस, अर्थ स्टक हो जाओ, तो आज की क्लास में मुझे कुछ नहीं कराना, जस्ट रिलैक्स एंड लिसन केयरफुल। बड़ा सिंपल सा लॉजिक, अगर मैं कैश फ्लो बहुत सिंपल लैंग्वेज में बताऊं, जो हम लोगों ने क्लास 12th में भी समझा हुआ है। मॉर्निंग में इफ लेट्स सपोज मेरी पॉकेट में, ठीक है, आज 1000 रुपीज़ थे, अभी मैंने मैम को बोला है मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो प्लीज़ मुझे पैसे दे देना, ठीक है। लेट्स सपोज शी गिव्स मी 50,000 रुपीज़, मॉर्निंग में 1 था, आज मैं 50 लेके जा रहा हूँ, तो मेरा पूरे डे का चेंज इन कैश इज 49,000 रुपीज़। तो लॉजिकली अगर मुझे ये निकालने की 49 कहाँ से आया, so 49 can be from my business, can be by my selling the cars or by purchasing something, it can be plus minus something, तो नेट इफेक्ट मिला के मेरा 49 का चेंज आ रहा है। वो नेट इफेक्ट को AS3 में 3 एक्टिविटी में डिफाइन करा हुआ है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंस, ठीक है। वो 3 क्यों है, मेनली प्रॉब्लम ऑपरेटिंग में आता है। ऑपरेटिंग को निकालने के लिए देयर आर 2 मेथड, वन इज डायरेक्ट मेथड, अदर इज इनडायरेक्ट। टचवुड हमारे कोर्स में डायरेक्ट नहीं है, हमारे कोर्स में सिर्फ इनडायरेक्ट है,
ठीक है। तो हमें जितने भी क्वेश्चंस करने हैं वो इनडायरेक्ट मेथड के करने हैं। सीए लेवल पे जब हम आते हैं तो उसमें डायरेक्ट मेथड भी कोर्स में कवर होता है। अब इसको जरा लॉजिक से समझ डोंट ट्राई टू थिंक, आई विल आस्क यू द फिगर्स जाने के बस, ठीक है। मान लीजिए मैंने अगर आपसे एक एग्जांपल लिया, इफ आई एम सेइंग यू कैश सेल्स, प्लीज कॉपी नहीं करिएगा, आई एम सेइंग लेट्स से कैश फ्लो, कैश सेल्स इज 2 लाख, कंफर्टेबल, एंड आई एम सेइंग क्रेडिट सेल्स is let's say beta 4 lakh. Can you tell me the total sales figure? Comfortable? How much is the cash available in my pocket? Tell me. 2 lakh. It means simple language में ज्ञान गुरुकुल में आज टोटल सेल्स 6 लाख की है, बट सिर्फ कैश कितना है? 2 लाख। 4 लाख और 2 स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं पे करा है। इट मीन्स दे आर माई डेटर्स बेसिकली। तो व्हेन आई से क्रेडिट सेल्स, इसका मतलब होता है बेटा माय डेटर्स हैव इंक्रीज, कितने से? 4 लाख। इतना कंफर्टेबल? नाउ कैन आई से कैश परचेजेस इज लेट्स सपोज 80,000, लेट्स सपोज माय क्रेडिट परचेज इज लेट्स से 1,20,000. So total purchase is how much? 2 lakh. Comfortable? Sales minus purchase, I can have GP. How much is my GP, please? 4 lakh. Tell me how much is the cash available in my pocket? 1,20,000. It means my profit is 4 lakh, but the cash available in my pocket is 120. The simpler language, I cannot say that profit and cash are same thing. Maybe I may say our sales is 1 crore, but we may have a zero cash if we are running into credit, right? But in restaurants, they don't have any credit. They generally run on the cash basis. तो guaranteed उनका cash जितना सेल है उतना ही उनके पास कैश भी होगा, आप assume कर सकते हैं। This much comfortable? Now, if I subtract less operating expenses like rent, administration, office expenses, जो ऑफिस को चलाने के लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है, इट इंक्लूड्स इनडायरेक्ट प्लस डायरेक्ट बोथ। मैंने एज्यूम किया कि डायरेक्ट इसमें नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैंने 1 लाख रुपीज पे करे इन कैश, ठीक है। तो मुझे बताइए, जैसे मैंने माइनस किया मेरे पास ओपी आ जाता है, ओ इज ऑपरेटिंग, पी इज प्रॉफिट। इसका मतलब बिजनेस रन करके मुझे ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना मिलेगा वो मेरे निकल जाएगा। कितना आ रहा है बताइए? 3 लाख बेटा, वेरी गुड, 3 लाख, वेरी गुड। क्या आप मुझे ये बता सकते हैं मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख है लेकिन मेरा कैश फ्लो कितना है? 20,000। कैसे आया बताइए? वेरी गुड। हमने अगर देखें बेटा 2 लाख माइनस 80, 120 माइनस 1 लाख, 20,000। इसका मतलब मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 3 लाख है, बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इज नॉट 3 लाख, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग इज ओनली 20,000। और ये क्यों मैंडेटरी है? बिकॉज आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट देखिए, आई कैन शो इट टू यू। आफ्टर P&L they show cash flow statement because company may show a very huge profit but they don't have a cash. Company may have a very huge cash but less profit. तो अगर इन्वेस्टर को प्रॉफिट और कैश को लिंक करना है तो वो डिफरेंस निकाल सकता है कि रीजन किसकी वजह से है। तो प्रॉफिट और कैश का रिकंसिलेशन इसमें काम आता है, ठीक है। इतना पहले इजी हुआ, कंफर्टेबल हुआ। अब ये मैं आपको इस फॉर्मेट से भी क्यों सिखा रहा हूं, जब आप क्वेश्चन देखेंगे दे विल बी 4 or 5 टाइप्स इन विच कैश फ्लो क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। One type can be they can give you directly English sentences. This is credit sales, this is purchases, this is profit, etc., etc., etc. Prepare cash flow statement. That's the one way. Second way is they will give you a cash account. बेसिकली कैश फ्लो होता क्या है? एक तरह का कैश अकाउंट है जो कैश बुक आप करते थे, प्लस साइड माइनस साइड। सिर्फ कैश बुक में आप ये डिफाइन नहीं करते ये ऑपरेटिंग है, ये इन्वेस्टिंग है, ये फाइनेंसिंग है, उसमें सब कुछ प्लस हो जाता है एंड सब कुछ माइनस। नेट फिगर इज क्लोजिंग कैश बैलेंस, दैट पॉसिबिलिटी कैन बी देयर। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछने के 3-4 तरीके हो सकते हैं। एक इंग्लिश के सेंटेंसेस, दूसरा इज कैश अकाउंट,
थर्ड इज दे विल गिव यू अ इनकम स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे देगा वहां, दिस इज अ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, एंड दे विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन एंड देन दे विल से प्रिपेयर अ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। और जो आप लोग 12th में करते थे, दे विल गिव यू 2 years बैलेंस शीट, ठीक है, 2 साल का बैलेंस शीट दे देगा एंड एडजस्टमेंट दे देगा। So that is the way of preparing a cash flow statement or asking the question of cash flow statement। इतना कंफर्टेबल है बेटा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आप देखिएगा बुक्स में हम इसमें से डेप्रीसिएशन माइनस करते हैं, ठीक है। मान लीजिए मैंने माइनस किया यहाँ से डेप्रीसिएशन 1 लाख, क्लियर, कंफर्टेबल बेटा। इसे कहते हैं EBIT या PBIT। व्हाट इज ई? अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। PBIT इज बेटा प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। कंफर्टेबल इतना? कितना आएगा बेटा बताइए? 2 लाख। कुछ भी मैं टफ नहीं कर रहा हूँ, सिंपल लॉजिक से समझा रहा हूँ पहले, ठीक है। 2 लाख, इतना कंफर्टेबल। तो इस वक्त अगर किसी ने आपसे पूछा जी EBIT कितना है, आपने कहा 2 लाख, ठीक है, लेकिन मेरा कैश कितना है 20, तो कैश फ्लो फ्रॉम EBIT इज ओनली 20,000। अब लेट सपोज लेस, इफ आई सब्ट्रैक्ट इंटरेस्ट पेड, let's say 10,000, I will get EBT, that is profit before tax। कितना आएगा बेटा? 1,90,000 बेटा। लेकिन कैश कितना है अपने पास? नहीं, 20 माइनस 10, कैश क्लियर हुआ बेटा यहाँ तक? पक्का डन? प्लीज बता देना जब समझ में नहीं आए, मे बी क्योंकि 12th में आपने जिस तरीके से सीखा है शायद ये तरीका उससे अलग होगा, पॉसिबिलिटी हो सकती है। इज इट कंफर्टेबल? लेस, अब मान लीजिए हमने इसमें से टैक्स माइनस किया, लेस प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन यू ऑल नो इज द एस्टिमेटेड टैक्स। एस्टिमेट का मतलब मैंने अब तक पे नहीं करा, मैं सिर्फ सोच रहा हूं कि मेरा इतना टैक्स आना चाहिए, ठीक है। लेट सपोज आई एम सेइंग इट इज 30,000, तो मेरा बेटा पैट कितना आ जाएगा बताइए? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आया? 160। मान लीजिए मैंने कहा टैक्स पेड इज ओनली 3,000। आई एम रिपीटिंग राइट फ्रॉम स्टार्टिंग। हमने जब क्वेश्चन लिया था तो टोटल सेल्स अपनी कितनी आई थी? 6 लाख। 2 + 4 6 लाख। उसके बाद हमने परचेज माइनस किया, अपने पास जीपी आ गया था, हमने ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया, हमने ओपी आ गया अपने पास, डेप्रिसिएशन माइनस किया, अपने पास इंटरेस्ट माइनस हो गया, हमारे पास टैक्स आ गया। पीएनएल में बेटा हमेशा जो टैक्स आता है वो प्रोविजन वाला आता है। किस लिए आता है? आपके पेरेंट्स भी अभी 16-17 में इनकम अर्न कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स 16-17 का टैक्स आज पे नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट ईयर में पे करेंगे जुलाई के अंदर। तो गारंटेड अगर आप अपने पेरेंट्स का पीएनएल बना रहे हैं तो 16-17 में आप सिर्फ एस्टिमेट लगा सकते हैं कि आपके पेरेंट्स इतना टैक्स पे करेंगे, राइट। इसीलिए जो पीएनएल में टैक्स आता है बेटा वो हमेशा अंदाजे वाला आता है, एस्टिमेट वाला आता है। जैसे मुझे निकालना है, मुझे नहीं पता कि अभी कितने स्टूडेंट्स और आएंगे, जैसे स्टूडेंट्स आएंगे इनकम बढ़ जाएगी मेरी, तो लॉजिकली इस पॉइंट पे मैं सिर्फ एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि मुझे इतना टैक्स देना होगा। यहाँ तक पहले क्लियर है? ठीक है, कंफर्टेबल इतना। मुझे बताइए इस वक्त पैट कितना आ गया? 160। आप कुछ कह रहे थे प्रफुल? EBIT बेटा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है, 160। मुझे बताइए कैश इस पॉइंट तक कितना है? पक्का, ब्रिलियंट, पक्का, डन, इजी। चलो अब मुझे आप बताइए अगर ये रिलायंस है, हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपनी की बना रहे हैं, अगर कंपनी का प्रॉफिट 160 आया, क्या एग्जैक्टली यही 160 शेयर होल्डर्स को मिल जाएगा? लेकिन शेयर होल्डर्स को जाने के लिए अकाउंट बनता है पीएनएल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि अब हम बांटेंगे, जैसे पार्टनरशिप में बनता था पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एग्जैक्टली नाउ दिस 160 विल बी डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स। कंपनी में पार्टनर्स होते हैं शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स को आपको इसको डिवाइड करना है। शेयर होल्डर्स को जब मैं डिवाइड करता हूं तो डिवीजन कैन बी ओनली इन 3 पार्ट्स। बड़ी इजी ट्रिक है इसकी। पैट के बाद
आप इस प्रॉफिट को बेटा डिवाइड करते हैं, डिवीजन कैन ओनली बी इन 3 पार्ट्स। आर डी बर्मन, सिंपल ट्रिक है। आर इज व्हाट? रिजर्व। तो मैं आपको क्या सिखा रहा हूं, इस प्रॉफिट को कंपनी अब रिजर्व्स में या डिविडेंड में ट्रांसफर करेगी। रिजर्व्स, मान लीजिए कंपनी ने रिजर्व्स के लिए रख दिए 40,000, तो बताइए इस वक्त कितना प्रॉफिट आएगा? 1,20,000। कैश कितना होगा अपने पास? रिजर्व आप सबको पता है सिर्फ एक बुक एंट्री होता है, कंपनी सिर्फ एक बुक एंट्री होता है, कैश में अलग नहीं होता है। ये सिर्फ एक प्रॉफिट को अलग रखने का तरीका है। मेरी पॉकेट में यहाँ 160 था, मैंने यहाँ से 40 निकाला, सिर्फ इसको यहाँ रख दिया, तो नाम अलग हो गया। पहले यहाँ होता तो नाम होता प्रॉफिट 160, अब प्रॉफिट 120 का हो गया, रिजर्व 40 का हो गया। इतनी कहानी क्लियर है? इजी है। ठीक है, अब आगे कंपनी में इतना शायद आपने सुना होगा, क्या कंपनी की रिलायंस की एनुअल जनरल मीटिंग 16-17 की 16-17 में ही हो जाती है? कंपनी की मीटिंग हमेशा उसके बाद होती है। जैसे जियो है, आप बताइए जियो लॉन्च कब हुआ था? नहीं, सितंबर में। जियो सितंबर में लॉन्च हुआ था। मुकेश अंबानी की रिलायंस की उस दिन एनुअल जनरल मीटिंग थी। जब अगर सितंबर में अनाउंस हो, सितंबर 16 में अनाउंस हुआ था। रीजन 15-16 15-16 की बैलेंस शीट का रिजल्ट सितंबर 16 में अनाउंस हुआ। ये इसलिए हुआ, कंपनी में रूल है कि हर 6 महीने के अंदर विद इन 6 मंथ्स आपको एजीएम करना मैंडेटरी होता है। 6 महीने का मतलब हुआ बेटा, अगर 31 मार्च का है तो उसके 6 महीने होंगे 30 सितंबर तक। इसीलिए जियो लॉन्च हुआ था सितंबर में। उस समय उसने कहा था कि दिसंबर तक जियो फ्री है, फिर बाद में एक स्कीम आई, उसने कहा मार्च तक फ्री है। ठीक है, फिर अभी रिसेंटली उसने कहा कि हम लोग अप्रैल से प्लान लेके आएंगे। पॉइंट क्लियर हुआ जी? मैंने क्यों पॉइंट समझाया, क्या रीजन था? जो हम डिविडेंड देते हैं वो डिविडेंड भी 16-17 का डिविडेंड अगले साल पे होता है, जैसे टैक्स। तो यहाँ पर भी जो हम डिविडेंड लिखते हैं वो सिर्फ एस्टीमेट वाला होता है, दैट इज अ प्रपोज डिविडेंड। प्रपोजल डज नॉट मीन कि वो एक्चुअली पे हो गया है। जैसे टैक्स का लॉजिक है, वही सेम लॉजिक डिविडेंड में भी अप्लाई होता है। इतनी कहानी समझ में आ रही है पहले? ठीक है, अब हम डिविडेंड पे आते हैं। मैं एक एक चीज लिखवाऊंगा, पहले समझो अच्छी तरह। बस आज अगर एक ये चीज भी हमारी कवर हो जाएगी ना, मुझे कोई टेंशन नहीं, बिकॉज मेजर दिक्कत आप भी याद करिए 12th में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही आती थी। बस मुझे वही समझाना अच्छी तरह। ठीक है बेटा, अपने पास डिविडेंड पे आए हम लोग। मान लीजिए बेटा डिविडेंड हमारे पास आया 3000। ठीक है जी, ठीक है। अब मैंने अगर डिविडेंड मान लिया 30 कर लेते, कोई दिक्कत नहीं मुझे इसमें। ठीक है, ये कौन सा डिविडेंड? प्रपोज डिविडेंड होता है। 160 माइनस 120 माइनस 30 कितना है? ये कैश में पे नहीं हुआ अभी, अब 90 हुआ। तो बताइए कैश कितना है अपने पास? 7,000 है। तो मेरे पास जो बैलेंस निकल के आएगा बेटा वो आएगा 90,000। इतना पॉइंट क्लियर? अब ये वाला 90 जाता है बैलेंस शीट में, ये वाला डिविडेंड जाता है बैलेंस शीट में, ये वाला रिजर्व जाता है बैलेंस शीट में। ये तीनों जो आइटम हैं P&L एप्रोप्रिएशन के एग्जैक्टली बैलेंस शीट में आते हैं। डिफरेंस क्या है? अलग अलग नाम से आते हैं। अगर आप ये ट्रांसफर करते हैं तो लिखते हैं P&L 160 का, बट अब आप क्या लिख रहे हैं? रिजर्व 40 का, डिविडेंड 30 का एंड बैलेंस कितने का? 90। टोटल तो वही आएगा। इतनी कहानी क्लियर है? दोबारा बताइए मुझे कि अपने पास प्रॉफिट कितना आ रहा है? 90 का। ठीक है, लेकिन हमारा कैश कितने है? हमें सबसे पहले एज अ बिजनेसमैन मेरा सबसे पहले लॉजिक होता है कि मुझे ये जानना है कि भाई मेरा CFO कितना है। C का मतलब कैश, F का मतलब फ्लो, O का मतलब ऑपरेटिंग। जो हम रोज पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने से कोचिंग से मुझे कितने पैसे मिलेंगे, राइट? बैंक वाले को चाहिए कि भैया मेरा इंटरेस्ट देने से मुझे कितने पैसे मिलते हैं। रिलायंस को चाहिए कि हम लोग जो बिजनेस करते हैं उससे कितना पैसा आएगा। हल्दीराम जो डेली बेसिस पे सामान बेचता है उससे कितना पैसा आ रहा है। कैश, प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा, ठीक है, सिर्फ कैश। अब आप सबको पता है आंसर क्या आना चाहिए? 7,000 आना चाहिए, ये आप सबको पता है। लेकिन P&L में कितना आ रहा था? 90 आ रहा है। तो उस 90 को मैं 7 से कैसे मैच करूं? दैट इज अ कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो आपको 90 और 7 का रिकंसिलिएशन सिखाता है। जैसे आप बैंक रिकंसिलिएशन करते थे,
BRS में आप मुझे बताइए, जब टीचर पढ़ाते थे कैश बुक पासबुक, योर टीचर मस्ट बी सेइंग बेटा कुछ सही नहीं है कुछ गलत नहीं है, आपको सिर्फ मैच करना है। तो आप प्लस माइनस करते थे, राइट? यू आर नेवर थिंकिंग ये लॉजिक क्या है। हाँ, हमें किसी भी तरह दो बैलेंस मैच करते हैं। इफ आई एम पुटिंग 200 हेयर एंड 100 हेयर, देयर आर टू वेज टू इंटरप्रेट। अगर ये मैं आपको दे रहा हूँ तो आप इसमें से 100 माइनस कर लेंगे, रेड आ जाएगा। इफ आई गिव यू दिस 100, यू विल पुट 100 हेयर, यू गेट 200। तो एग्जैक्टली कैश फ्लो में भी कोई लॉजिक नहीं होता। कैश फ्लो में सिर्फ मुझे प्रॉफिट और कैश को मैच करना है बस। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये आती है, कंपनी इन्वेस्टर्स को कभी भी जर्नल लेजर ट्रायल नहीं देता। इसका मतलब जब हम मार्केट में जा रहे हैं, अगर आपके पेरेंट्स भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पेरेंट्स के पास रिलायंस का जर्नल नहीं है, लेजर नहीं है, ट्रायल नहीं है, उनके पास सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपके पापा ने ये कैसे डिसाइड करना है कि कितना प्रॉफिट है कितना कैश है, तो उसके लिए वो कैश फ्लो स्टेटमेंट चेक करते हैं और उसको मैच करते हैं पीएनएल से। अब हमें सिर्फ उस प्रॉफिट को इससे मैच करना है, ठीक है? सिंपलर लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, आपकी मामा ने कहा बेटा ये एक टिकट है, आपका पहला स्टेशन है सेल्स, आपको सेल्स स्टेशन से ट्रेन पकड़नी है, ठीक है? और ध्यान रखना बेटा, आपको ट्रेन की टिकट आपकी कहां तक की है? आपकी ट्रेन की टिकट सिर्फ ऑपरेटिंग प्रॉफिट तक की टिकट है। आपको यहां उतर जाना। मैं इतने एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं कि आपको लॉजिक समझ में आए। आपको यहां उतर जाना, इसका मतलब मैंने आपको टिकट दी, राइट? मान लीजिए प्रीति को मैंने टिकट दी कि बेटा इस स्टेशन से गाड़ी पकड़नी है और आपको ये गाड़ी यहां पर उतर जाना है, ठीक है? तो पहला स्टेशन आया, ये आ गया, फाइनली ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट के स्टेशन पे आ गए। इसका मतलब ये सारे स्टेशन सेल, परचेज, ऑपरेटिंग एक्सपेंस ये माइनस करा गए आगे। बट बाय चांस शी वाज नॉट एबल टू गेट डाउन हियर, ठीक है, राइट? ये आगे आ गई, ये और आगे। शी हैज रीच्ड अ पॉइंट ऑफ बैलेंस, शी हैज रीच्ड एट दिस पॉइंट। इसका मतलब आपको ये ट्रेडिंग दिया था, ये पीएनएल था, ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, यू हैव रीच्ड एट दिस पॉइंट। नॉ लॉजिकली प्रीति का टिकट कहां तक करना? ओपी तक। तो शी हैज टू कम बैक, शी कांट मूव बैक, no, she has to go back opposite. Opposite means now she is taking this step backwards till what point? OP. Now she will not go back. इसका मतलब OP के बाद वाले जितने भी स्टेशंस हैं, डेप्रिसिएशन है, जितने भी स्टेशन है, आप सब दो स्टेशन को रिवर्स करोगे। आपको किसी भी तरह यहाँ पर ओपी वाले स्टेशन पे पहुंचना है। दैट्स द लॉजिक। इसलिए आपके टीचर्स 12th में कहते थे बेटा डेप्रिसिएशन को ऐड बैक कर दो, राइट, इसको रिवर्स कर दीजिए। तो लॉजिक क्या था? हमें ओपी तक पहुंचना होता है। दैट्स आवर फर्स्ट टारगेट। इतना माइंड में सेट रहेगा अच्छी तरह, ठीक है? अब लिखना नहीं, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ। इट मीन्स इफ आई गो बैक कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, first target is to find OP. Now tell me, she is standing at which point? B point. Okay? She will come back at D, come back at R, B, D, R, B plus D plus R. She will reach at which station? Profit after tax. इसका मतलब B plus D plus R, she will be at PAT, ठीक है? Then again what else? Plus tax. तो आपको ये फ्लो याद करना पड़ेगा। PAT plus tax will be at PBT. Now, if I write, please लिखना नहीं, please B plus D plus R equal to what? How much is the PAT? Profit after tax कितना था बेटा अपने पास? चेक करिए। 90 प्लस 30 प्लस 40 कितना आ गया? 160। अब यहां देखिए एग्जामिनर कैसे गेम खेलेगा आपके साथ, जो 12th में नहीं था। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। इफ बैलेंस इज गिवन, डिविडेंड इज गिवन, रिजर्व इज गिवन, यू विल ऐड, you will be getting what? PAT. Let's suppose examiner gives you PAT 160. Question is profit after tax is 160, transfer to reserve is 40,000. Now you tell me, should I add the reserve again? No. Because it has not been subtracted. It means
इफ यू आर ऑलरेडी एट दैट स्टेशन, राइट, तो आप उसकी आगे वाली चीज, ठीक है, आप नहीं लेंगे, आपको सिर्फ उसकी बैकवर्ड वाली चीजें लेंगे। अगर ऑलरेडी आप बी पे हैं, राइट, तो आगे कुछ है ही नहीं, अब बैकवर्ड पे लेंगे। अगर आप पैड पे हैं तो आप बी डी आर नहीं लेंगे, आप किस पे लेंगे? पैड पे लेंगे। पैड के बाद नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज दैट? द मोमेंट आई ऐड टैक्स, द मोमेंट आई ऐड टैक्स, हाउ मच इज द टैक्स? कितना था बेटा? शायद हम किस टैक्स की बात कर रहे हैं? जो पी एंड एल में है। पेड से मुझे कोई मतलब नहीं है, पी एंड एल में हमेशा चार्ज वाला आता है 30,000। तो आज सिर्फ फर्स्ट क्लास पर ध्यान लगाइएगा। 30। हाउ मच वी हैव पीबीटी? 1,90,000। नाउ लेट मी टेल यू, एग्जामिनर कैसे कंफ्यूज करेगा। इफ दे गिव यू पीबीटी और वो लिख के देगा टैक्स इज 30,000, तो आपको सबसे मेजर मिस्टेक यहीं पर आती है। सर किसी क्वेश्चन में तो आप ऐड कर देते हो, किसी क्वेश्चन में आप ऐड नहीं करते, आपका डाउट आएगा। आई एम टेलिंग यू इट इज नॉट डिपेंड अपॉन मी, इट डिपेंड्स अपॉन द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन टू मी। आई एम रिपीटिंग, अगर बी गिवन है तो बी प्लस डी प्लस आर आपको करना पड़ेगा। अगर पैट गिवन है तो पैट में बी डी नहीं आएंगे। अगर पी बी टी गिवन है, शुड आई ऐड बी, शुड आई ऐड डी, शुड आई ऐड टैक्स? नो, डायरेक्ट है। इतना कंफर्टेबल हुआ? 190। बताइए प्रीति को ड्रॉप कहाँ करना है? ओपी पे। तो अभी तो पीबीटी से बहुत दूर है हम लोग, ठीक है। पीबीटी में अब इसके बाद क्या आना है जी? इंटरेस्ट। कितना था बेटा? 10,000 था। तो अपने पास क्या आ गया? ई बी कितना आ गया? 2 लाख। कहानी कंफर्टेबल, इजी हुआ है तक। अब अभी भी क्या ये पहुंच गई है या अभी दिक्कत है? क्या है? ईबीआईटी में क्या ऐड करेंगे? डेप्रिसिएशन। कितना था बेटा? 1 लाख था। द मोमेंट आई डिड, नाउ वी गेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। हाउ मच? मैच कर रहा है, बट व्हाट वाज द कैश? आप चेक करिए, ओपी मैच कर गया 3 लाख, लेकिन आपका टारगेट ओपी निकालना है या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग निकालना है? यानी कि अभी भी आंसर मेरा मैच नहीं कर रहा है। इसीलिए आपने अगर याद करिए 12th में ऑपरेटिंग निकालने का एक फॉर्मेट था, ये सिर्फ फर्स्ट फॉर्मेट खत्म है। ये फर्स्ट फॉर्मेट है। फर्स्ट फॉर्मेट क्या है? राइट फ्रॉम बी डी आर पैट प्लस टैक्स पीबीटी प्लस आइटम। अब यहां पर एक पॉइंट, टेल मी हैव आई मेड दी पेमेंट ऑफ डी? क्या डी कैश में था? क्या आर कैश में था? क्या टैक्स कैश में था? पीएनएल में, पीएनएल वाला 30 कैश में था? नहीं। लेट्स गो वेरी स्लो, मैं रिपीट कर रहा हूँ। क्या जो डिविडेंड मैंने यहाँ ऐड किया वो कैश में था? नहीं। प्रपोज था बेटा। रिजर्व भी कैश में नहीं था। इवन टैक्स वाज नॉट इन कैश, डेप्रिसिएशन वाज नॉट इन कैश। So why we have added? Because these were non-cash items. Our target is to remove all the non-cash item. Unless we remove non-cash item, our profit और cash कभी मैच कर ही नहीं सकता। मैं मैडम को क्या बोलूँगा? मैम कितनी सेल हुई? 6 लाख की। कैश कितना है? 2 लाख। Ma'am, you please remove all those students who have not paid the fees. The moment she subtract that, cash will exactly match na. That we are doing it. We are removing all those items which were non-cash items. ठीक है? तो हमने वो सारे आइटम रिवर्स कर दिए। अब I know your point here will be interest. Sir, why we have done this? बेटा पूरे कैश फ्लो में, entire cash flow, there are only 2 logics. Only 2 logic. Your teacher must have told you earlier also. पूरे कैश फ्लो में चाहे ऑपरेटिंग आए, इन्वेस्टिंग आए, फाइनेंसिंग, ओनली 2 लॉजिक्स। 1 लॉजिक इज नॉन कैश, दिस वाज नॉन कैश, दिस वाज नॉन कैश, दिस वाज नॉन कैश, दिस वाज नॉन कैश। इंटरेस्ट इज नॉट नॉन कैश, इंटरेस्ट इज अ रॉन्गली प्लेस्ड आइटम। इफ आई हैव पुट दिस आइटम हियर, इज इट अ राइट वे? नो। यू विल से सर रिमूव फ्रॉम हियर। इफ आई रिमूव मीन्स आई एम सब्ट्रैक्टिंग इट, राइट? नाउ प्लेस इट समवेयर वेयर इट इज राइट। इसका मतलब यहां से हटा के इसको वहां पर रखिए जहां इसको रखना है।
तो इंटरेस्ट को यहाँ ऐड करने का लॉजिक ये होता है, वी हैव टू पुट इंटरेस्ट इन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग, सो वी रिमूव इट फ्रॉम हेयर एंड पुट इट ईदर इन इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। स्लोली एंड ग्रेजुअली आपको 12th वाले कंसेप्ट याद आ जाएंगे आपको। तो प्लीज रिमेंबर, लेट मी रीट्रेड माई सेल्फ टुडे। व्हाट आई एम सेइंग इज कि आप पूरे कैश फ्लो में सिर्फ 2 चीजें ध्यान रखिएगा, एक नॉन कैश का और एक रॉन्गली प्लेस आइटम का। अब आई नो आपके माइंड में आएगा सर रॉन्गली प्लेस आइटम कितनी तरह के होते हैं, उसकी हम ट्रिक करेंगे। डाइट का मतलब DIENT, डिविडेंड रॉन्गली प्लेस होता है, इंटरेस्ट रॉन्गली प्लेस होता है, E से हम एक आइटम करेंगे अभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, एंड T से टैक्स। तो सिर्फ ये 4 आइटम्स हैं जो रॉन्गली प्लेस होते हैं, डिविडेंड, इंटरेस्ट, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड टैक्स। हाँ बोल बेटा। टैक्स क्यों प्लस करा बेटा? ये कौन सा है? प्रोविजन फॉर टैक्स है। मैंने अभी ये नहीं कहा कि कैश फ्लो ऑपरेटिंग खत्म हो गया, टैक्स हमने पे भी करा है, अभी तो सिर्फ मैंने P&L वाला पार्ट किया है। ठीक है, गिव मी जस्ट 5 मिनट्स मोर। इतना पहले कंफर्टेबल? तो रिपीट कर रहा हूं, पहली चीज रिमेंबर दैट लॉजिक फ्रॉम वेयर यू आर स्टार्टिंग। एग्जामिनर विल गिव यू 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। 1, if they give you B, right, you have to add everything. If they give you PAT, don't add BDR. If they give you PBT, don't add B, D, R and tax. Starting part ही important है, remaining will almost remain same. इतना कंफर्टेबल पहले? अभी कंप्लीट नहीं हुआ। What was the cash? 7,000. We are doing operating profit CFO. अभी मैच नहीं कर रहा। कैन यू टेल मी, मैंने सारी चीजें बेटा ऐड कर दी हैं, सब कुछ ऐड कर दिया, फिर भी ये मैच क्यों नहीं कर रहा? ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट 3 लाख ही आ रहा है, फिर भी ये कैश से मैच क्यों नहीं कर रहा? रीजन बताइए मुझे। इंटरेस्ट मैंने कर दिया बेटा, चलिए उसका डिफरेंस ले लेते हैं। और बताइए। ओके, और बताइए। वेरी गुड। क्रेडिट सेल्स एंड क्रेडिट बेटा, इट मींस क्रेडिट सेल का इंपैक्ट इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट में ऑलरेडी है, इस क्रेडिट परचेज का इंपैक्ट ऑलरेडी इसके अंदर है। तो समवेयर डाउन द लाइन आपको वो क्रेडिट का इफेक्ट नलीफाई करना पड़ेगा। जब तक आप उसे नलीफाई नहीं करेंगे आपका इंपैक्ट मैच नहीं कर सकता। ठीक है, इसी रीजन से 12th में आपके टीचर्स कहते थे वर्किंग कैपिटल आइटम को बेटा एडजस्ट करो, इंक्रीज इन करंट एसेट, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी। लॉजिक इज दिस, रीजन क्रेडिट सेल की वजह से क्या चीज इंक्रीज हो गई है? डेटर्स। कितने से? आप मुझे सिर्फ ये बताइए, क्रेडिट सेल आपने ऐड किया है या लेस किया है? कंफर्टेबल है, ऐड किया है। अब आपको इसको हटाना है तो क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसीलिए आपके टीचर 12th में कहते थे इंक्रीज इन डेटर इज सब्ट्रैक्टेड। रीजन कभी भी भूल जाओ, सिर्फ एक लॉजिक याद रखना, बिकॉज सेल हैज बीन एडेड तो उसका रिवर्स सब्ट्रैक्ट। सिमिलरली अगर डेटर्स इंक्रीज है सब्ट्रैक्ट, अगर BR इंक्रीज है सब्ट्रैक्ट, अगर स्टॉक इंक्रीज है सब्ट्रैक्ट। इट मींस करंट एसेट का इंक्रीज हमेशा सब्ट्रैक्ट हो गया। ये बात क्लियर? मुझे बताइए क्रेडिट परचेज आपने क्या किया था? सब्ट्रैक्ट। अब क्या करेंगे बेटा? इसीलिए टीचर कहते थे बेटा इंक्रीज इन क्रेडिटर्स प्लस कर दो, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस प्लस कर दीजिए, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस कर दीजिए। तो कभी अगर एग्जाम में क्रैमिंग भूल जाओ, सिर्फ एक लॉजिक याद रखना कि सेल ऊपर ऐड हुई थी उसका अपोजिट है। तो व्हेन वी विल बी डूइंग क्वेश्चन आई विल बी रिपीटिंग दिस थिंग अगेन। इफ आई एम सेइंग दिस, आई एम आस्किंग यू सेल एडेड रिवर्स, परचेज सब्ट्रैक्टेड रिवर्स। तो वो लॉजिक आपको एग्जाम में याद रहेगा। इतना पहले कंफर्टेबल है? इट मींस इफ आई गो फर्दर, इस आइटम को कहा जाता था एग्जाम में वर्किंग कैपिटल आइटम। ठीक है, वर्किंग कैपिटल ने क्या सीखा? इंक्रीज इन करंट एसेट इज ऑलवेज सब्ट्रैक्ट। अगर आपको ये एक लाइन याद है बाकी आपको याद आ जाएगा। क्यों है? मैं रिपीट कर रहा हूं, सेल ऐड था उसका अपोजिट है। सिमिलरली इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल बी प्लस, डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी विल बी माइनस। यहां तक बताइए पहले मुझे, रिपीट करो बेटा। क्लियर? दोबारा तो सेल बताइए ऊपर कितनी थी?
क्रेडिट सेल 4 लाख, क्रेडिट सेल की एंट्री थी डेटर टू सेल्स, डेटर बढ़ गए तो इंक्रीज इन डेटर 4 लाख, तो मैं 4 लाख के डेटर यहाँ से माइनस कर दूँ, ऊपर से सेल की फिगर कट गई। क्रेडिट परचेज कितना था 120 था बेटा, 120 ऊपर हमने क्या किया था उसे, अब क्या करेंगे प्लस। अब चेक करिए आपका नेट CFO कितना आ गया 20 आ गया। बट ये CFO कौन सा होता है बेटा, इसे कहते हैं बिफोर टैक्स। इंटरेस्ट इज अ रॉन्गली प्लेस आइटम, वो इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का पार्ट है। यहां हमने क्यों हटाया, बिकॉज इसको रखना इधर नहीं था, ये P&L का आइटम नहीं है, ये इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग का है। तो यहां से रिप्लेस करके मैं इसको भी इन्वेस्टिंग में रखूंगा या फाइनेंसिंग में रखूंगा। टुडे वी आर डूइंग ओनली ऑपरेटिंग, ठीक है। इतनी भाषा क्लियर हुई पहले। अब इसके बाद थर्ड पार्ट आता है बेटा, थर्ड पार्ट P पार्ट हमने कर लिया। P का मतलब था P&L। P&L में वही टिक लगेगी, VDR इज पैट, पैट प्लस टैक्स इज PBT, लेस एट ऑल द आइटम। इसमें दो तरीके के आइटम ऐड होते हैं, नॉन कैश एंड रॉन्गली प्लेस आइटम्स। इतनी कहानी क्लियर हुई। वर्किंग कैपिटल में, और मैं यहां पर प्लीज सुन लीजिएगा, ये बहुत कॉमन सी मिस्टेक बच्चा करता है और आप भी शायद करेंगे। स्टूडेंट कहता सर आपने कहा था वर्किंग कैपिटल, आपने कहा था करंट एसेट। सर लोन है, मैंने किसी को लोन दिया हुआ है, मेरे लिए एसेट है, वो भी करंट एसेट है, शॉर्ट टर्म लोन है, वो इसमें आना चाहिए। सर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो भी इसमें आना चाहिए। सॉरी नो, ये यस बट व्हाई बेटा, ये करंट एसेट, ये करंट लायबिलिटी वो आइटम्स हैं विच आर अफेक्टिंग योर ट्रेडिंग एंड P&L। BR यस डेटर्स है, डेटर यस, इट मींस एनी शॉर्ट टर्म asset, any short term liability like cash credit, like bank overdraft, like short term borrowings, these are the item, ये है current liability, these are current assets, but these are not affecting trading, these are not affecting P&L. short term investments, short term investment never comes in trading, it never comes in P&L. तो ये करंट एसेट का लॉजिक नहीं है, ये लॉजिक ट्रेडिंग P&L का है। तो ये भी एक मिस्टेक होता है, जब क्वेश्चंस आएंगे आपको सर ये तो कैसे कर दिया, और यू ऑल नो इट। अगर आपने एक आइटम भी गलत कर दिया बेटा, ऑपरेटिंग गलत है, आपका इन्वेस्टिंग फाइनेंस का टोटल गलत है, एग्जामिनर विल नॉट गिव यू इवन मोर देन 5 मार्क्स, आई एम टेलिंग यू, आउट ऑफ 15 मार्क्स। दिस टॉपिक इज एज स्कोरिंग एज रिस्की ऑल्सो। थोड़ा सा इसमें ध्यान लगाइएगा, एक आइटम भी गलत करोगे इट विल स्पॉइल योर एंटायर क्वेश्चन। कंफर्टेबल पहले यहाँ तक, ठीक है। चलो अब आखिरी आइटम बेटा टैक्स का होता है। और एक और चीज बता रहा हूँ, जितनी आप लोगों ने 12th में ट्रबल देखा है वो सिर्फ बेटा ट्रबल इस और इस स्टेप पे होता है। Only these two steps are the steps where you are reversing. If you are checking it, if you are really checking my English, I am writing profit here. Here I have written cash. इसका मतलब only till this point profit and cash are different. After this step, everything will be actual. Actual का मतलब अगर कैश आया है तो प्लस होगा, कैश गया है तो माइनस होगा। सॉरी, सिर्फ इन दो स्टेप्स में वो रिवर्स होता है और कहीं रिवर्स नहीं होता। एंड अंडरस्टैंड वन थिंग, शायद 12th में जब आपको कैश फ्लो कराया गया था, was it completed in 5 classes? You must have taken at least 1 month, right? We have to cover up high level questions in 5 classes. So logically the approach and everything will be different. ठीक है, अगर मैं यहाँ पर 1 month लूंगा तो guaranteed you will be only attempting 1 question. वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा अप्रोच हमारा अलग हो जाएगा इधर। इतना कंफर्टेबल है? आई एम रिपीटिंग, इस पॉइंट के बाद सब कुछ क्या एक्चुअल है। अब एक्चुअल का मतलब अगर टैक्स आया है तो प्लस होगा, टैक्स गया है तो माइनस हो जाएगा। टैक्स पेड कितना था बेटा? 3000। दिस इज नोन एज CFO, राइट, बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। वो हम अभी करेंगे आगे, मैंने अभी नहीं लिया है। कितना है अपने पास? 70,000। इतना क्लियर? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हमारे पास नहीं है इस क्वेश्चन में, तो माय राइट इफेक्ट इज CFO। कितना आया?
ये मैच क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इंटरेस्ट की वजह से। कितना इंटरेस्ट था? वो इन्वेस्टिंग में या फाइनेंसिंग में माइनस होगा। When I'll add operating, I will add investing, I will add financing. 17 minus 10, my net effect will match to 7,000. लॉजिक क्लियर हो जाता है? इसी रीजन से जब आप 12th में करते थे, आपको एक पार्ट P&L का होता था, एक वर्किंग कैपिटल होता है, एक टैक्स होता है और एक एक्सटॉर्ट। ये 4 पार्ट्स होते हैं ऑपरेटिंग के। इतना लॉजिक क्लियर है? लिखिए फर्स्ट पॉइंट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, in cash flow statement we need to, in cash flow statement we need to reconcile profit with cash. We need to reconcile profit with cash. We need to reconcile profit with cash. Second point, the difference can be due to non-cash transactions. Difference can be due to non-cash transactions like depreciation, amortization intangible asset के लिए होता है, ठीक है? depreciation, amortization and wrongly placed items like dividend, interest, etc. This much comfortable? Next point. In our course, cash flow from operating is to be calculated by indirect method. Cash flow from operating is to be calculated by indirect method. The logic is explained below. Copy करिए पूरा इनकम स्टेटमेंट। कैश सेल्स 2 लाख, क्रेडिट सेल्स 4 लाख, टोटल सेल्स 6 लाख, cash purchase is 80, credit purchase 120, GP is 4 lakh. Less operating expenses in cash, 1 lakh. Operating profit is 3 lakh. Less depreciation 1 lakh. EBIT or PBIT, earning before interest and tax, is 2 lakh. Less interest paid 10,000. Earning before tax is 1,90,000. Less provision for tax
30,000 so PAT is 1,60,000 ब्रैकेट में कर लीजिए टैक्स पेड 3,000 RDB reserve dividend and balance reserve is 40 dividend is 30 balance is 90 प्लीज जहां डाउट हो पूछ लीजिएगा क्रैमिंग नहीं करिएगा कैश फ्लो आई एम टेलिंग यू बहुत डिफरेंट आ रहा है ठीक है थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस पर ठीक है इतना डन है आगे लिखिए above information can be expressed in the form of cash flow as follows above information can be expressed in the form of cash flow as follows above information can be expressed in the form of cash flow as follows B plus D plus R equal to PAT equal to 160 plus tax 30,000 profit before tax is 1,90,000 interest is 10,000 हाँ जी ओपी आ गया 3 लाख ओपी आ गया 3 लाख कंफर्टेबल है देखिए वर्किंग कैपिटल सर क्लास में हूँ मैं करूँगा दैट कंफर्टेबल यहाँ तक आई एम नॉट सेइंग कि 100% क्लियर हो गया होगा अगर 20% भी क्लियर है आई नो एक या दो क्लासों में इट विल बी 100% बिकॉज ए लॉट ऑफ ट्रिक्स विच आई हैव इट इन कैश फ्लो की गारंटी जो आपने शायद 12th में भी नहीं सीखी होगी नाउ ऑनेस्टली जस्ट गिव मी वन थिंग आई वांट टू लर्न 12th में किस लॉजिक से सीखा था आपने आई वांट टू लर्न सम न्यू ट्रिक की पॉसिबिलिटी है 12th में कैसा था नंबर याद ही नहीं है ये पॉसिबल है डोंट यार मुझे मजाक मत करो 2 साल पहले कैसे था हाँ बेटा अरे कमान यार ऐसी इतनी शॉर्ट मेमोरी नहीं है ऐसे नहीं हो सकता दिशा मतलब आई वांट टू नो द लॉजिक की कैसे स्टार्ट कैसे करते हैं फॉर्मेट में आ गए हो ठीक है अच्छी बात है दैट्स गुड अगर मैंने स्टार्टिंग में यही बोला था कि अगर आपने इस तरीके से किया है तो बहुत अच्छा किया है अगर आपने क्रैमिंग से किया तो प्लीज 2 क्लास में इसको निकाल देना यार मिक्स करोगे तो आई एम टेलिंग इट विल क्रिएट ट्रबल फॉर यू ओनली ठीक है थोड़ा सा बस ये ध्यान रखिएगा
बोर्ड में 8 नंबर कौन से? कैसे पता? बाद में नीचे ना तो ये लिख के आते कैश फ्लो में 8 नंबर है। कैसी कैसी बातें करता है यार। बाद में पेपर तो देखा ना। चलो कंफर्टेबल पहले आते बताइए। चलो आई एम जस्ट टेकिंग वन क्वेश्चन कि एग्जाम में किस टाइप से आएगा, ठीक है। आज मैं इन्वेस्टिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई फाइनेंस की बात नहीं, सिर्फ ऑपरेटिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लिखिए एग्जाम्पल नंबर 1। ले बेटा लीजिए बेटा। And I must say, I'm not praising Yakshita, what she has done. Touch wood, she has been attending both the batches, right? And Yakshita, I think आप starting से दोनों batches कर रहे हो ना? Valuation के बाद आपने ज्वाइन किया था ना? हाँ, valuation से she has been running both the batches, ठीक है? I think almost अभी month भी नहीं हुआ है, हाँ 1 month भी नहीं हुआ है। She has done internal, she has done redemption of preference shares, she has done banking, she has done valuation of shares। पीयूष भी साथ साथ कर रहा है, इसमें valuation of share हो गए कवर हमारे पास, ठीक है। एंड कैश फ्लो she is doing it, और आज मॉर्निंग में अपनी फ्रेंड को भी ऐसे इंस्पायर कर दिया है, तो फाइनल अकाउंट्स भी इट भी ऑलमोस्ट ये कोर्स इज रेडी। अगर मैं होल्डिंग हटा दूँ तो ऑलमोस्ट बाय 10th मार्च कोर्स इज रेडी। आपको सिर्फ उसके बाद 2 महीने आपके पास है रिवाइज करने के लिए। एन नंबर ऑफ टाइम का लेक्चर देख लीजिए, दोबारा टॉपिक होगा तब रिवाइज कर लीजिए। बेनिफिट क्या होगा, आप उतनी बार नए क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। यू विल हैव एम्पल टाइम। आई एम टेलिंग यू एवरीवन, जब टाइम मिले प्लीज आ जाइए यार, और वो आप कर लो, आपका फायदा है। आई वांट अ गुड मार्क्स एंड यू कैन स्कोर अ गुड मार्क्स, ठीक है। चलिए कोई एग्जांपल 1 पे आते हैं। लिखिए पैट 120 ट्रांसफर टू रिजर्व्स 30, प्रपोज डिविडेंड 40, प्रोविजन फॉर टैक्स 80, टैक्स पेड 60, गुडविल amortized 30, patent written off 10,000। I'm just increasing the number of items, ठीक है। depreciation 40, operating expenses in cash 30,000, interest paid 10, interest charged 12,000, increase in debtors 30, increase in creditors 10,000, increase in stock 5,000, increase in BP 7,000। हाँ जी बेटा 7,000। क्वेश्चन में से प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। बेटा बीपी 7,000 बिल्स पेबल, बेटा बिल्स पेबल बेटा, ठीक है। प्लीज ऑपरेटिंग इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, लेट मी रिपीट, आजकल पेपर कैसे बन रहा है। लास्ट 2 अटेम्प्ट में क्वेश्चन कैसे आया, 15 मार्क्स का कैश फ्लो आ गया, स्पेशली ऑनर्स, ठीक है। 15 मार्क्स का कैश फ्लो था, और 7 मार्क्स ऑपरेटिंग, 8 मार्क्स बैंकिंग। इट मीन एनी स्टूडेंट who doesn't want to attempt a long question of cash flow, they will have a better leverage। बैंकिंग कर लिया, ठीक है, 4 मार्क्स से बैंकिंग आ जाता है, एनपीए वगैरह का बहुत इजी है वो, ठीक है, प्लस 7 मार्क्स का ऑपरेटिंग, तो आप बच जाएंगे बड़े क्वेश्चन करने से, ठीक है। ये एडवांटेज है फुल कोर्स करने में, ऐसे फाइनल अकाउंट्स में भी, ठीक है। अगर आपको लॉन्ग क्वेश्चन नहीं करना तो स्मॉल क्वेश्चन की चॉइस आ जाती है, तो जब आप फुल फ्लेज कोर्स करके जाएंगे तो आपका ये एडवांटेज रहेगा, ठीक है। कंफर्टेबल, करें स्टार्ट। चलिए ये एक क्वेश्चन मिलके करेंगे।
चलिए, सबसे पहले बेटा एग्जाम में देखिए कभी भी आए ऐसे पेंसिल से ना ये लाइंस बना लीजिएगा। उसका बेनिफिट आपको याद रहेगा कि सर ने कहा था फर्स्ट टू अपोजिट होते हैं, बाकी सब एक्चुअल है। इसका लॉजिक क्या होता है, देखिए इसकी ट्रिक होती है ये इज पी, इसमें हमेशा पी एंड एल का आइटम ही आएगा। पी एंड एल मीन्स ट्रेडिंग, पी एंड एल एंड एप्रोप्रिएशन। दिस इज वर्किंग कैपिटल। यू कैन लर्न दिस PWC, प्राइस वाटर हाउस, ठीक है। इसमें सिर्फ वर्किंग कैपिटल आएगा, इसमें सिर्फ अपने पास टैक्स आएगा। दिस इज ऑलवेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। इतना कंफर्टेबल मैं आगे नहीं जा रहा हूँ, सिर्फ आज ये कराना मुझे, ये लास्ट क्वेश्चन है करेगा, ये मेन है बस। कंफर्टेबल। अब स्टार्ट हम किससे करते हैं, याद रखिए BDR। क्या बी दिया हुआ मुझे बी से मतलब नहीं है। क्या पैट दिया हुआ है? अल्टीमेटली मुझे शॉर्टकट यूज करने हैं, मुझे लॉन्ग जाना ही नहीं है। इट मीन्स प्रीति के लिए ऑलरेडी पैट गिवन है। यहाँ पर कितना पैट गिवन है? 1,20,000। तो शुड आई ऐड बी, शुड आई ऐड डी, शुड आई ऐड आर? नहीं, तो बी इररिलेवेंट है मेरे लिए यहाँ पर। हियर दिस इज इररिलेवेंट, दिस इज इररिलेवेंट। एग्जामिनर गारंटेड कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन कहाँ चेंज होगा देखिएगा, मैं रिपीट कर रहा हूँ, टेलिंग यू मिस्टेक होगा। इफ आई जस्ट चेंज दिस वन लाइन, if I just write here closing balance minus opening balance, question gets changed. I am repeating, मैं ये NTA में भी लिखवाऊंगा। अगर यहाँ पैट को रिप्लेस करके I write closing balance and opening balance, तो closing minus opening becomes a balance. Balance means B, फिर D भी ऐड होगा, फिर R भी ऐड होगा, ठीक है। प्लीज ध्यान रखिएगा, ये स्टार्टिंग में ही मिस्टेक होता है जनरली, आई हैव सीन इट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा जरा, मैं लिखवाऊंगा अभी दोबारा पैट। सो लेट्स ऐड टैक्सेशन। टैक्सेशन कौन से वाला आएगा, पेड वाला, मेड वाला? कितना बेटा? 80। ऐड करिए, पीबीटी आ जाएगा। आप चाहें तो एग्जाम में डायरेक्टली 2 लाख से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 12th में जनरली यहाँ से सिखाते थे आपको। सिर्फ माइंड में वो फ्लो याद रखो। पीबीटी के बाद था अपने पास इंटरेस्ट। इंटरेस्ट चेक करो कितना आएगा। इंटरेस्ट 2 दिए हुए यहाँ पर। अब जल्दी नहीं करते एक बार, चलिए लेट्स गो वेरी स्लो। क्या लिखे बेटा यहाँ क्या लिखे? वी आर डूइंग पी। पी मीन्स पी एंड एल। पी एंड एल में सिर्फ चार्ज वाला ही आता है। चार्ज कितना है? मैं रिपीट कर रहा हूँ, इट्स नॉट नेसेसरी कि जितना पी एंड एल में आया है उतना ही हमने पे करा है। देयर कैन बी सम आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, देयर कैन बी सम एडवांस इंटरेस्ट। तो ऑपरेटिंग में हमेशा किसका आता है? पी एंड एल वाला आता है, हमेशा पी एंड एल का। अगर 2 दिए जा रहे हैं तो ऑपरेटिंग के लिए हमेशा चार्ज वाला आएगा। Here your doubt can be, sir, if this is not due, so we assume paid and charge both are same. Okay? ये दोनों पॉइंट अभी NTM में लिखवाया जाएगा। Good boy. Expense, but better difference is what? Our total expense was 12, but how much we have paid? 10. So guaranteed बेटा in the examination जब हम करेंगे पूरा क्वेश्चन, 2000 will be given in the balance sheet as an outstanding interest. तो 12 का खर्चा था, 10 मैंने पे करा, तो 2000 गारंटी आउटस्टैंडिंग होना चाहिए, वो बैलेंस शीट में आएगा। ठीक है, कंफर्टेबल है तक? चलो लेट्स स्टार्ट। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, पैट का लॉजिक क्लियर हो गया। इंटरेस्ट चार्ज्ड, इंटरेस्ट हमने इसलिए किया है बिकॉज ये रॉन्गली प्लेस्ड है। रॉन्गली का मतलब इसको यहां से हटा के हमें इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग में लिखना है। बताइए कितना है? 12,000। ठीक है, ये आ गया अपने पास EBIT 2,12,000 प्लस नॉन कैश आइटम्स। डेप्रिसिएशन कितना है जी? 40। गुडविल कितना है? 30। पेटेंट बताओ जी बेटा। 10,000। राइट। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या मुझे माइनस करने हैं?
चेक करो प्रीति को कहाँ पहुंचना है, ओपी पे पहुंचना है या ट्रेडिंग पे पहुंचना है? ओपी। ओपी तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस करने के बाद ही आएगा ना। याद कर लेते हैं, सेल माइनस परचेजेस माइनस ऑपरेटिंग व्हाट ओपी। मुझे यहाँ पर स्टॉप हो जाना है, मुझे वापस नहीं जाना। इफ आई गो बैकवर्ड आई विल बी रीचिंग माय फर्स्ट स्टेशन। मुझे फर्स्ट पे नहीं पहुंचना है। सेल परचेज ऑपरेटिंग विल बी। तो कई बार आपको वो कंफ्यूज करेगा, वेजेस पेड, रेंट पेड, ऑफिस एक्सपेंस, इररिलेवेंट है मेरे लिए। आई हैव टू रीच ओनली एट व्हिच पॉइंट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इट मींस मैं रिपीट कर रहा हूं, इसलिए मैंने वो ट्रेन वाला एग्जांपल लिया है। टिकट ओपी तक है, गेट डाउन हियर, इफ यू रीच एट दिस पॉइंट come back, stop at OP. You're not supposed to go back to sales, you're not supposed to go back to purchases. No. लॉजिक क्लियर है तक? कंफर्टेबल? चलो ओपी होता कितना है बेटा? 2,90,000। बट हमने अभी ये प्रूव किया था कि ये CFO नहीं है, ये सिर्फ प्रॉफिट है। कैश को मैच करने के लिए हमारी, हाँ बोल बेटा। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मैं दोबारा बताता हूँ बेटा, कोई बात नहीं बेटा, याद कर, ये वाला अपना पॉइंट था बेटा। देखो बेटा, हमने जब ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस किया था बेटा, अपने पास ये चीज आई थी, ठीक है। बेटा अगर आप ऑपरेटिंग को भी इसमें ऐड कर देंगे, आपके जीपी आ जाएगा। हमें जीपी निकालना नहीं है बेटा, हमें ओपी निकालना, ठीक है। इसलिए चलो ओपी याद करिए। अब इसमें सिर्फ हमारी क्या कौन थी, क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज की। इसका मतलब मुझे वर्किंग कैपिटल आइटम ऐड करने, ऊपर सेल ऐड थी, उसका रिवर्स। तो इंक्रीज इन डेटर और माइनस, वो याद रखिए, बाकी अपना निकल के आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। क्या क्या बोला, इंक्रीज इन कितना बेटा, 30 कितना, 30 प्लस या माइनस, माइनस। क्यों? क्योंकि ऊपर सेल ऐड था। एक दो बार माइंड में लॉजिक बोला करो, याद हो जाएंगे। इंक्रीज इन, नेक्स्ट क्या है, डिक्रीज इन क्रेडिट बेटा, इंक्रीज, सॉरी क्रेडिट कितना है बेटा, 10। ऊपर परचेज माइनस था, ऐड। इंक्रीज इन स्टॉक कितना बेटा, 5,000 माइनस। क्यों बेटा, जैसे सेल का लॉजिक है वही स्टॉक का होगा। ऐसे जब हमने स्टॉक आया होगा, करंट एसेट है, तो स्टॉक का इंपैक्ट कॉस्ट को कम करने के लिए होता है, सीओजीएस के लिए, वही सेम लॉजिक चलेगा, ठीक है। जैसे डेटर्स का एग्जांपल, तो सेल्स था, जैसे आपकी सेल इंक्रीज हुई बेटा, तो डेटर में आपके डेटर बढ़ गए होंगे। एग्जैक्टली जब स्टॉक आपका बढ़ता है तो आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, ये लॉजिक है। नेक्स्ट बताओ बेटा क्या था, बीपी। सेम लॉजिक क्रेडिटर वाला, जैसे क्रेडिटर को आपने माइनस किया था, रिवर्स ऐड कर दिया, कितना है बेटा, 7,000। शाबाश, बस आ गया अपना आंसर। CFO कितना आया, 2,74,000। कभी भूल जाओ सिर्फ एक लॉजिक है डेटर्स का, बाकी सारी चीज सही है। बोल बेटा, स्टॉक का क्या लॉजिक है? बेटा स्टॉक में आप अगर लॉजिक लगा रहे हैं, स्टॉक में आप समझिएगा कि जब स्टॉक बढ़ेगा, ठीक है, तो उससे क्या होगा, आपका पैसा ब्लॉक हो जाता है। अब पैसा ब्लॉक हो तो गारंटी आपका जो कैश का इंपैक्ट है वो कम हो जाएगा ना। डन यहाँ तक। टैक्स कौन सा लेंगे, पेड वाला, कितना है बेटा, टैक्स पेड 60। ये कौन सा लिया, चार्ज या पेड, पेड, वेरी गुड, ठीक है। इसके बाद सब कुछ एक्चुअल है, ये आ गया अपने पास, ये था बिफोर टैक्स। पंकज समझ में आ रहा है पीछे बेटा, क्लियर। CFO कितना है, 240। इंटरेस्ट पेड आएगा बेटा, फाइनेंसिंग में जाएगा, लेकिन अभी नहीं ले रहे हम लोग, अभी सिर्फ ऑपरेटिंग की बात करें। तो अगर एग्जाम में मान लीजिए क्वेश्चन ऑपरेटिंग का आता है, क्वेश्चन मेरा यहाँ ओवर हो जाएगा। अगर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट का आएगा तो मैं फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग भी बनाऊंगा। बिल्कुल सर, टैक्स पेड तो पूरी इनकम पे दिया जाता है ना, बिल्कुल। तो उसमें इंटरेस्ट इनकम जो फाइनेंस की होगी वो भी थोड़ा, बिल्कुल तो फिर इसको ऑपरेटिंग नहीं, ऐसा नहीं है। जब हमने टैक्स किस पे है, ये टैक्स कौन सा है, ये इनकम पे टैक्स है। इनकम तो सर सब कुछ होगा ना, कंपनी का जितना इंटरेस्ट इनकम मिला के सब। एग्रीड है। ये जो इंटरेस्ट हमने माइनस किया, ये कौन सा इंटरेस्ट था, दैट वाज द इंटरेस्ट पेड
इनकम नहीं है, एक्सपेंडिचर है पहली चीज। ऐसे जब इंटरेस्ट मुझे मिलता है तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर अलग अलग बाइफर्केट कर रहे हैं कि ये किस चीज़ का है। जब हम इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग पे आएंगे तो ये इन्वेस्टमेंट से आया है, ये फाइनेंसिंग से आया है, ये टैक्स किस पे, इनकम पे। ऐसी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में भी एक टैक्स आएगा, कैपिटल गेन टैक्स। ऐसी फाइनेंसिंग में भी एक टैक्स आएगा, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स। ऑपरेटिंग एक्सक्लूसिव। राइट राइट, क्लियर। कैसे पता चलेगा CFO बिफोर टैक्स? कब बेटा जब हम इससे यहाँ पे आते हैं तो हमने अभी तक आप देखिए टैक्स पेमेंट माइनस नहीं किया बेटा। अभी तक आप देखिए क्या मैंने टैक्स पे कहीं माइनस किया था, नहीं किया। यहाँ सिर्फ मैंने टैक्स ऐड किया, चार्ज वाला था नॉन कैश। टैक्स पेड तो आपको यहाँ माइनस करना पड़ेगा ना, इसलिए सेकंड स्टेप तक जो आता है वो CFO बिफोर टैक्स आता है। 12th में से कहते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, ये वो लॉजिक है। याद आ गया वर्ड्स, पक्का डन। लास्ट लाइन NTM लिखो, NTM आर इंपॉर्टेंट पॉइंट नॉट टू बी मिस्ड। NTM, if in the above question examiner NTM, if in the above question examiner gives closing balance 1 lakh, opening balance 80 instead of PAT, then PAT will be equal to B plus D plus R. $1 lakh minus 80. Closing minus opening. NTM नॉट टू बी मिस्ड, हिंदी पे कहते हैं नहीं तो मरोगे। मेरा ब्लॉग है इस पे NTM पे, ये सर्च NTM गूगल, आई विल फाइंड माई ब्लॉग। क्लियर है तक? ठीक है। Just write with different color pens so that in the examination when you're revising it, it will be easier better. Pakka done. Last point. Interest charged is always added in P&L. Interest charge is always added in P&L because actual payment will be shown in financing activity, Last item, cash and cash equivalent. There are 4 items in cash and cash equivalent. One is cash, one is bank, one is short term investment up to 3 months. 3 महीने तक की इन्वेस्टमेंट्स को आप कैश इक्विवेलेंट मानते हैं। लास्ट इज मार्केटेबल सिक्योरिटीज। इसका लॉजिक जब हम लोग कल फुल फ्लेज क्वेश्चन करेंगे विल टेक इट। कल की क्लास में आई गिव यू वन हैंडआउट, उसमें विल बी डिस्कसिंग विद ऑल द एडजस्टमेंट्स, राइट? टैक्सेशन का, डिविडेंड का, इन्वेस्टमेंट का, एसेट्स का, दो आर द मेजर एडजस्टमेंट। अगर कल हमारा इतना हो जाता है देन नेक्स्ट वीक वी कैन स्टार्ट द क्वेश्चंस। टुमारो वी आर मीटिंग एट 4:30। कल हम लोग 6:30 तक क्लास लेंगे, कल की क्लास। So what about 1 o'clock, 1 to 3.